नमस्कार। आज रविवार 20 सितंबर 4 बज चुके हैं। आहंग फेसबुक लाइव के साथ उपस्थित है। दो हमारे बीच अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए दो वक्ताओं को भी हम लेकर आ चुके हैं और उन दोनों को आप देख पा रहे होंगे। मेरे जस्ट साथ में डॉक्टर सत्यम कुमार सिंह और उनके साथ में संदीप मधुकर सबकाले। जी आप नमस्कार। सबका स्वागत है। आहंग ने शुरुआत, जैसा कि यह है कि आहंग ने शुरुआत इसकी ठीक लॉकडाउन के एकदम चरम अवस्था में इस फेसबुक लाइव की शुरुआत की थी। अलग अलग विषयों पे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को लाकर हमने ये फेसबुक लाइव की शुरुआत हमने की। हमने कला क्षेत्र से भी लोगों को बुलाया, हमने सिनेमा से भी लोगों को बुलाया, हमने साहित्य से भी लोगों को बुलाया, हमने म्यूजिक का लाइव भी किया। दो तीन हमारे साथ प्रोग्राम ऐसे हुए जिसमें गायक और गायिकाओं ने अपना अपना लाइव परफॉर्मेंस भी दिया। मकसद यही था कि हफ्ते में एक दिन हम सब लोग मिलकर जो एक तनावग्रस्त समय चल रहा था उसमें कुछ लोगों को जोड़ सकें, अपनी बात उनको सुना सकें और उनके कमेंट्स के जरिए हम अपने आप को समझ पाएं, जान पाएं कि हम जो काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। इत्तेफाकन या संयोग से हमारे काम को सराहा गया, इससे हमें बल मिला, एक नैतिक बल भी मिला। उसके साथ साथ हमने इस कारवां को और आगे बढ़ाया। आज जो हमारे पास साथ ये दोनों वक्ता जुड़ रहे हैं, आज फेसबुक लाइव की 27वीं कड़ी है और जो दोनों वक्ता हैं ये फेसबुक लाइव पे आ चुके हैं और दोनों ने फिल्मों पे ही अपने अपने मत को प्रकट किया था। आपको शायद याद होगा, अगर जो लोग हमारे फेसबुक लाइव को लगातार सुनते रहे हों, हर हफ्ते सुनते रहे हों, तो डॉक्टर सत्यम कुमार सिंह ने राष्ट्र राज की अवधारणा और हिंदी फिल्मों पे बात की थी, जिसमें से 3 फिल्मों के माध्यम से उन्होंने बात की थी। मधुमती के माध्यम से बात की थी, आवारा के माध्यम से बात की थी। और दूसरे जो संदीप सबकाले हैं, उन्होंने लोकप्रिय हिंदी सिनेमा को लेकर बात की थी कि लोकप्रिय हिंदी सिनेमा जो होता है वो किस तरीके से होता है हमारे समाज में, किस तरीके से, और समाज में वो किस ढंग से बदलाव लेकर आया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों फिल्मों को जानते हैं, फिल्मों को समझते हैं, फिल्मों को पसंद करते आए हैं, लेकिन दावा कभी नहीं करते कि ये लोग फिल्म को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और किसी फिल्म के क्रिटिक्स हैं। हम सब लोग आपस में बातचीत हमेशा करते रहे हैं, फिल्मों को लेकर गंभीर बातचीत करते रहे हैं। और एक संयोग आज के दिन और भी है कि हम तीनों लोगों की पीएचडी वर्धा से है। तो वर्धा में आज झमाझम बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है और तीनों लोग, मैं कहीं और हूँ, बाकी दो लोग तो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में ही हैं, शायद वर्धा में ही बाकी दो लोग हैं। मैं महाराष्ट्र से बाहर हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वर्चुअल दुनिया में हम जुड़ रहे हैं। और हमारे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब हम हॉस्टल लाइफ में खाना खाने के बाद या कभी यूं ही बैठकी हो जाया करती थी, तो कभी फिल्मों के बारे में बात करते थे, कभी यूं ही बातचीत करते करते देश दुनिया की चिंताओं को लेकर, बहुत सारे विमर्शों को लेकर बातचीत करते थे। फेसबुक लाइव का एक मकसद हमारा और भी होता है कि हम बहुत भारी भरकम बातचीत नहीं करेंगे, उसके लिए अकादमिक दुनिया है, अकादमिक शिक्षक हैं, वो सारी बातें। हम गंभीर बातों को आसान शब्दों में आम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो भी ये समझ पाए कि ये जो विमर्श है, जिससे एक प्रजाति, मैं खास तौर पे प्रजाति अंडर कोट कर रहा हूं, जैसे अकादमिक दुनिया के जुड़े हुए लोग हैं उनको वो प्रजाति के तौर पे ही देखते हैं कि वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, उसमें बड़े बड़े नाम लेते हैं, नित्से, अडोर्नो, ल्योतार, और ये नामों में ही वो खो कर रह जाते हैं। इसीलिए इसको हमने हिंदी फिल्मों के साथ जोड़ा कि हिंदी फिल्में भारत में सब लोग देखते हैं, सब लोग पसंद करते हैं, सपने की तरह उसे देखते हैं, सपने की तरह जीते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, फिल्मों के साथ वो रोते हैं, फिल्मों के साथ हम हंसते हैं। इसी भूमिका के साथ ये विषय दिमाग में आया कि ये दोनों वक्ता बहुत ही आसान शब्दों में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि आधुनिकता क्या होती है, फिर आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर आधुनिकता क्या होती है। आमतौर पे हम सब लोग यही जानते हैं, पहले आधुनिकता आई, आधुनिकता के बाद जो दूसरी सीढ़ी थी उस पर हम उत्तर आधुनिकता में चढ़ गए और भारत के लोग अप डाउन कर रहे हैं, कभी आधुनिक हो जाते हैं, कभी उत्तर आधुनिक हो जाते हैं, लेकिन कायदे से ना हम आधुनिक हुए हैं और उत्तर आधुनिक क्या होंगे पता नहीं। तो इन सारी बातों पे, इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे कि ये दरअसल आधुनिकता जैसी चीज है क्या, उसके साथ साथ उत्तर आधुनिकता का बहुत अकादमिक में बोलबाला है, बड़े बड़े नाम गिनाकर उत्तर आधुनिकता के पक्ष और उसके विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं, लेकिन इसके साथ हमने फिल्मों को जोड़ा है। क्योंकि मेरा अक्सर मानना है कला के क्षेत्र में फिल्म और थिएटर ही है जो अपने समय से लगभग 25 से 50 साल आगे होता है।
तो इन फिल्मों ने किस ढंग से आधुनिकता को परिभाषित किया, किस ढंग से उत्तर आधुनिकता को परिभाषित किया। मैं अपने दोनों वक्ताओं का भी परिचय दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा समय और ले रहा हूं, इसलिए कि आम दर्शक ये समझ ले कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता पे हम बात क्या करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल भी कोई अकादमिक बात नहीं करने जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करने जा रहे हैं कि आधुनिकता क्या है, उत्तर आधुनिकता क्या है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद आपकी एक दृष्टि बनेगी कि फिल्मों में कौन सा कोण आधुनिकता का था और कौन सा कोण उत्तर आधुनिकता का था या नहीं था। ये आप अपनी दृष्टि में देख पाएंगे। आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आसान उदाहरणों के साथ ये दोनों लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूं। जो बिल्कुल मेरे साथ हैं, डॉक्टर सत्यम कुमार सिंह, पीएचडी वर्धा से, जैसा हम लोगों ने कहा हम तीनों की पीएचडी वर्धा से है। अभी ये पीडीएफ कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के तहत ये एक रिसर्च कर रहे हैं, और इनके रिसर्च का जो विषय है वो राष्ट्रवाद और आतंकवाद का वर्गीय विमर्श। बहुत ही मौजूद विषय है, और इस मौजूद विषय को लेकर वो कर रहे हैं, और बहुत ही खतरनाक विषय भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी अपनी जो मान्यताएं निकल कर आएंगी वो निकल कर आएंगी। साथ ही साथ संदीप सर हैं, जो यहाँ पर ओपन कॉलेज है, यानी कि मुक्त विद्यालय जो है उसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं। साथ ही साथ इनका जो काम है वो दलित विमर्श पर बहुत गंभीर काम है, मराठी और हिंदी दलित विमर्श के ये अच्छे जानकार हैं, और उन पर लगातार नए नए रिसर्च करते रहते हैं। इन्होंने जो माध्यम चुना है वो अकादमिक दुनिया को तो चुना ही चुना है, फेसबुक पर भी ये कुछ कुछ तस्वीरें और कुछ कुछ ऐसी बातें लगाते रहते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि विमर्शों में क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो बहुत ही सजग दोनों वक्ता हैं, समय को समझते हैं, समय की नब्ज को समझते हैं, और अकादमिक दुनिया के सारे प्रपंचों को भी जानते हैं कि किस तरीके से बड़ा बना जाता है, किस तरीके से बड़े बड़े नाम लेकर छोटा बना जाता है। बहरहाल, तो आज जो विषय है वो है हिंदी फिल्मों में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता। आधुनिकता पर बात करने के लिए आधिकारिक रूप से तो जो मैंने कहा वो संदीप सबकाले आधुनिकता पे बात करेंगे, उत्तर आधुनिकता पे बात करने के लिए सत्यम सर बात करेंगे। लेकिन आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो कभी भी आधुनिक व्यक्ति उत्तर आधुनिक हो जाएगा और उत्तर आधुनिक व्यक्ति आधुनिक भी हो सकता है, और मैं जो हूं ये दोनों को बीच में रखने की कोशिश करूंगा कि हाँ, आप अपने अपने मुद्दे पे कायम रहें और लोगों को समझाएं। तो स्वागत है आप दोनों का, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आहंग के फेसबुक लाइव पे दोबारा, क्योंकि आप लोग एक एक बार आ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत सत्यम सर आपका, स्वागत संदीप सबकाले सर आपका। ठीक, अब शुरुआत हम करते हैं प्रश्नों के। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि आधुनिकता जो है, वो कहते हैं कि आधुनिकता की शुरुआत के साथ ही हमें ये बोध हुआ कि हम गुलाम हैं। आधुनिकता के साथ ये भी बात कही जाती है कि औद्योगिकरण हुआ और कल कारखाने आए, उसके साथ ही हम आधुनिक हुए, तार्किक हुए, ईश्वर को केंद्र में लेकर आए। ये सारी बातें अकादमिक रूप से कही जाती है। मैं आपसे ये नहीं जानना चाहूंगा, मैं बस ये जानना चाहूंगा कि फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में आधुनिकता की शुरुआत आपने कहां से देखी, कैसे देखी, और कौन सी ऐसी आपको बात लगी जो आपको लगा कि हाँ, हिंदी फिल्में यहां से आधुनिक होनी शुरू हो गई है। तो आधुनिकता की शुरुआत फिल्मों में किस रूप से होती है, और उसके क्या क्या ऐसी विशेषताएं थी जिसको आपको लगता है कि हाँ, यहां से फिल्मों में आधुनिकता की शुरुआत हो गई है इन विशेषताओं के साथ। संदीप सर। सबसे पहले तो आप दोनों को नमस्कार, और हम सभी से जुड़े हुए दर्शक मित्र जो भी है, हमारे दर्शक क्या, सभी मित्र। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता को हम किसी विमर्श और बहुत ही भारी भरकम किसी किन्हीं शब्दों के साथ न समझते हुए या देखते हुए हम एक बहुत सामान्य सी बहस, क्योंकि मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, पहले से ही बताना चाह रहा था कि फिल्में रुचि का मेरा वो रहा, रुचि की बात रही है, सिनेमा विशेषकर हिंदी फिल्में। और मेरा बैकग्राउंड पूरा मराठी का है, क्योंकि मेरा जन्म ही महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के एक छोटे से तहसील के एक स्लम में। तो हमारे यहाँ पर जो मुख्य माध्यम है हमारे अपने समझने के जरिया जो है, अपने इंटरटेनमेंट का जरिया, और उससे जो एक बौद्धिक समझ भी हमारी बनी है, वो हिंदी फिल्मों की ही रही है। तो आपने जो प्रश्न
किया यहाँ पर आधुनिकता के संदर्भ में, क्योंकि मैं खुद भी जब तक विश्वविद्यालय में नहीं आया तब तक मुझे नहीं पता था कि उत्तर आधुनिक यानी क्या है। उत्तर आधुनिकता जैसा शब्द है, एक बड़ा भारी शब्द है, क्योंकि आधुनिकता हम लोग ठीक है कि आप जब तक जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन तक की ये चीजें पता होती है कि एक आधुनिक समय है, और वो विशेष रूप से इतिहास के संदर्भ में ज्यादातर जो है वो शब्द अक्सर आता है हमारे सामने। हिंदी सिनेमा की अगर मैं बात करूं तो वाकई में आधुनिक होने का अर्थ, यानी जैसा कि साला मैं तो साहब बन गया, जेंटलमैन होना विशेष रूप से एक वेशभूषा पहन करके आना और उसी तरह से दिखना और उसी तरह से व्यवहार करना जो कभी ब्रिटिश जेंटलमैन किया करते थे। तो एक ये ब्लैक एंड व्हाइट यानी कृष्ण धवल जो फिल्मों का दौर था, और उसमें अचानक से जब नायक बदल कर आता था और उसके सिर पे टोपी होती थी और वो उसी पहनावे में होता था, तो हम मानते थे कि अब ये मॉडर्न हो गया, एकदम मॉडर्न। मैं 90s की फिल्मों की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 90 की जो फिल्म है जिसे अक्सर विमर्श में कभी आ भी नहीं पाई उस तरह से, लेकिन वहां पर जो नायक है और जो सीधे जनता से जुड़ता है और जनता से बात करता है, उसके साथ भी यही स्थिति है, उसके साथ भी यही बात है। आप देखेंगे कि यदि श्रीदेवी की गाड़ी खराब हो जाए और उसे जितेंद्र सुधार दे और वो अंग्रेजी में कुछ उससे कह दे, और फिर अंग्रेजी में फिर जितेंद्र अपनी तरफ से एक बात का, एक मैकेनिक जो है, उस पर जो तालियां बजती थी कि हमारे बीच से एक व्यक्ति अंग्रेजी में बात कर रहा है, हमारे बीच का है वो मैकेनिक। उस समय वो जितेंद्र नहीं रह जाते थे, उस समय मिथुन नहीं रहे। लगभग मिथुन के संदर्भ में भी ऐसे दृश्य आएंगे कई फिल्मों में कि जहां वो प्रति उत्तर या जवाब जो है वो अंग्रेजी में दे रहे हैं। यानी ये है कि आप पढ़े लिखे हम भी हैं, बस ये है अंतर इतना कि उस क्लास या उस क्लास की भाषा को हम अपने उपयोग में नहीं लाते हैं। अपने जो हमारी अपनी कम्युनिकेशन का अपना जो एक एरिया है, हमारा जो एक दायरा है, उसमें हम वो उस भाषा का प्रयोग नहीं करते। मुझे भी यही बात लगी विश्वविद्यालय में आने के बाद में कि हिंदी फिल्में जो जिन बातों को बहुत सहजता से दिखा रही थी, कहीं ना कहीं हम विमर्श में आ करके हम और फंसते चले जाते हैं और फंसाते चले जाते हैं सामने से भी व्यक्ति को। मशीन जो है, मशीन आधुनिकता का इतना बड़ा एक आइकन हमारे सामने है, एक पूरा एक प्रतीक है वो। बचपन में मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगी 90s के सिनेमा में, तो पोस्टर पर की स्टेन गन लिए हुए धर्मेंद्र, और वो जिज्ञासा जो होती थी आप सिनेमा देखते हुए अंतिम दृश्यों में, बल्कि वो बड़ी उत्कट इच्छा होती थी कि किसी तरह ये स्टेन गन मेरे हीरो के हाथ में आ जाए। और वो सबको, क्योंकि उसे पता था उसके बाद में, और ये स्टेन गन में जो ताकत है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो अब ये जितने भी अत्याचारी अन्यायी लोग हैं, ये विलन है, ये सारे खत्म कर दिए जा सकते हैं इस स्टेन गन के कारण। लेकिन ये सब बातें अब हम इस तरह से सोच रहे हैं, तब ये बिल्कुल कहीं नहीं थी, क्योंकि एकमात्र माध्यम था सिनेमा, और हम और हमारे बीच में का वो पूरा एक समाज हमारा, जिसके माध्यम से हम लोग सिनेमा को देख करके अपने समाज को भी समझते थे। ठीक ठीक सर, ठीक सर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सामान्य व्यक्ति जैसे ही महान हो जाता था तो आधुनिकता के जी, उसमें आता था। उत्तर बिल्कुल। आधुनिकता यही कहता है कि हर महानता को सामान्य बनाना उत्तर आधुनिकता है। एक आम लहजे में अगर जी, मैं बात कहूं कि हर महानता को बिल्कुल जी, सामान्य बनाकर प्रस्तुत करना एक तरह से उत्तर आधुनिकता है। अब मैं सत्यम सर पे आता हूं कि सत्यम सर, उत्तर आधुनिकता को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। हर अकादमिक रूप से तथाकथित समृद्ध व्यक्ति ये अपने आप को मानकर चलता है कि वो उत्तर आधुनिक हो गया है, और कई लोगों ने इसकी शुरुआत की। बहुत सारे ऋषि सुधीशी लोग आए और उन्होंने उत्तर आधुनिकता को अपने कब्जे में लिया। हिंदी फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो नित्य से शुरुआत मानी जा सकती है, अडोर्नो से शुरुआत मानी जा सकती है, और हमने जो खास तौर पर जो ओम दरबदर का जो पोस्टर लगाया, ये 1988 की आई हुई फिल्म है। और इसके जो डायरेक्टर थे वो खास तौर पे कमल स्वरूप,
उस जमाने में उन्होंने एक उत्तर आधुनिक फिल्म बनाई थी। मेरा सवाल यही है कि आप हिंदी फिल्मों में उत्तर आधुनिकता की शुरुआत कब से मानते हैं, किस ऐसी विशेषताओं के साथ मानते हैं? अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? इस पे आप अपनी बात रखें सर। हाँ, नमस्कार सब लोगों को। तो मैं इसी से पहले एक बात क्लियर कर लूं कि ये जो ये जो समय है कि लोग सोचते हैं कि आधुनिक और उत्तर आधुनिक, जैसा कि शुरू में तुमने भी कहा कि ये एक चरण है आधुनिकता का, इसके बाद हम लोग उत्तर आधुनिकता, या फिर एक ख्याल ये मन में रहता है कि आधुनिकता खत्म हो गई और उत्तर आधुनिक हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब डेथ ऑफ मॉडर्निटी पोस्ट मॉडर्निटी नहीं है, आधुनिकता की मौत पोस्ट मॉडर्निटी नहीं है। तो फिल्मों में बात करने से पहले कुछ दो चार बातें कि पॉइंट आउट कर लूं मैं कि उत्तर आधुनिकता एक्सट्रीम है आधुनिकता का। पोस्ट मॉडर्निटी, मॉडर्निटी के उत्तर काल में हम अगर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो पोस्ट मॉडर्निटी, वो उसका अत्यधिक ये है। लेकिन कई बार वो विपरीत दिखाई देता है आधुनिकता के। वो ऐसे कि आधुनिकता ने दरअसल उन ट्रेडिशनल वैल्यू को खत्म करते हुए आधुनिकता इस इस्टेब्लिशमेंट, मसलन कि जैसे हम लोग अंधविश्वास को विज्ञान के जरिए ओवरकम किए ना, इस तरह की रूढ़ियों को खत्म करके हम लोग रीजन बेस्ड चीजों को लाए। उदात्तता का खात्मा था आधुनिकता। लेकिन आप अब फिल्मों से इसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि आधुनिक फिल्मों में उदात्तता, जैसे मुगले आजम, बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े वाक्य और डायलॉग, पार्सी थिएटर जैसा चीज जो है। साहित्य में आप देखेंगे कि रियलिज्म आता है आधुनिकता के साथ। रियलिज्म को थ्योरी में ये कहते थे कि आधुनिक नॉवेल को आप कैसे पहचानेंगे, तो उसमें थ्योरेटिकली लोग को समझाते हैं कि जब बुर्जुआ वर्ग, यानी जो मिडिल क्लास है, वो संघर्षरत है। मानो कि नेहरू जब संघर्षरत था और जब वो सत्ता में आ जाता है, तो रियलिज्म में बुर्जुआ मिडिल क्लास संघर्षरत दिखाई देता है। जैसा कि संदीप ने कहा कि हम जो कह रहे हैं 80s के समय में, वो एक आम आदमी संघर्ष करता है। सन्नी देओल, अमिताभ बच्चन से शुरू होता है एंग्री यंग मैन से, और पूरा मिथुन चक्रवर्ती तक आता है वो एक काल। ठीक है, इसको ऐसे हम कह रहे हैं। उत्तर आधुनिकता कोई ऐसा नहीं है, वो फेनोमेना आपको कहीं भी दिखाई दे सकता है। लेकिन वो क्या है, उसका मतलब सैलिएंट फीचर क्या है उत्तर आधुनिकता का, इसको समझने के लिए आप बहुत सिंपली आप देख सकते हैं कि रीमेक देखिए। आप देवदास 55 का देखिए और 2002 का देखिए, आपको उत्तर आधुनिकता का फर्क पता चलेगा। और मैं एक चीज कहूं कि शुरुआत में 55 का जो देवदास है वो शुरू होता है कहाँ सर, बिमल रॉय की फिल्म जब आप देखेंगे तो वो उपन्यास को दिखाते हैं, शरद चंद्र के उपन्यास पे बेस्ड है। इसके बाद वो थैंक्स टू कहते हैं पीसी बरुआ, के एल सहगल को, पूरा स्क्रीन पे आता है। और फिर वो गांव की कहानी जैसे उपन्यास शुरू होता है उस तरह से शुरू होता है 55। आप और इसमें एक चीज और है दिलीप कुमार वाले विमल रॉय के फिल्म में, कि वो कलकत्ता जाता है पढ़ने के लिए। बचपन में जब बहुत शैतानियां बढ़ जाती है जमींदार साहब के बेटे की, देवदास की, तो उसको भेज दिया जाता है कलकत्ता। और 10 साल के बाद जब वो लौटता है तो वो घर आता है और शाम में फिर पारो से मिलने जाता है। और 2002 में आप देखेंगे कि वो लंदन जाता है, शाहरुख खान लंदन जाता है। और ये क्या है, और उसका सेटअप देखिए। जब फिल्म की शुरुआत होती है, सीधे शाहरुख खान लंदन से आ रहे हैं, फिल्म की शुरुआत यहाँ से है। वो बचपन गायब है यहाँ पे, सीधे अवतरित हो रहे हैं शाहरुख खान लंदन से आते हुए। और फिर ये ऐश्वर्या राय एकदम खुश है कि वो लगता है कि ऐसे ही बचपन का प्रेम, बचपन में ही ऐसा प्रेम हो गया था और इसको संभाले हुए उन्होंने रखा। उसकी माँ उसके पाँव को सजा रही है, एक तरह से पेडिक्योर कर रही है
और वो अचानक से जैसे देवा का नाम सुनती है, उसका लाल रंग में पांव डूब जाता है, और आप देखेंगे कि ऐश्वर्या भागती है, और भागने में जो पूरा रंग महल आपको दिखता है, पूरा उसका बड़ा भव्य। तो एक सिद्धांतकार कहते हैं, शायद लियोटार ने ही कहा है, कि पोस्ट मॉडर्न आर्ट ना उदात्तता का सेरेमनी है। तो आप देखेंगे कि पूरा वो भागती है, और जैसे उसकी माँ आती है, वो घर भी नहीं गया है, कौशल्या से मिलने भी नहीं गया है, मतलब अपनी माँ से देवा नहीं मिलता है, सीधे आ जाता है पारो के यहाँ, रुक जाता है। और इसके पहले एक दृश्य है कि कौशल्या देवा की माँ अपने बहुत बड़े भव्य महल में आरती लेके है कि देवा सबसे पहले मेरे यहाँ आएगा, ठीक वैसे जैसे मुगले आजम में उसकी माँ इंतजार कर रही है, और एक एक आदमी आते जा रहा है कि अकबर आ रहा है 14 साल के बाद, उस तरह से ये। लेकिन यहाँ सेटअप क्या है, चेंज हो गया है। यहाँ पे एकदम सास बहू सीरियल में बड़ा परिवार है, कई औरतें हैं, भाभी है, ननद है, और सास है, और बूढ़ी दादी भी है शाहरुख की, मतलब देवा की। और नौकर आकर के बताता है कि वो तो बीच रास्ते में उतर गया। ये जो भव्यता है, बड़ा परिवार है। सोचो कि 55 में एक बड़ा जमींदार साहब के परिवार में कोई इतनी महिलाएं नहीं दिखाई देती है, 3-4 पुरुष का घर है, इतना ही स्क्रीन पे दिखाई देता है। अभी 2002 में जब फैमिली सिकुड़ती जा रही है, अपार्टमेंट में आ रहे हैं, तब वो बड़ा फिल्म है, और वो पूरा लोकेशन उसका, टेम्पोरलिटी गायब है उसका, और हमको लगता है कि ये कहाँ की फिल्म है। रियलिटी में उसको हम लोकेट नहीं कर पाएंगे कि कब किस दौर का फिल्म होगा ये। अगर आप 2002 वाली फिल्म को देखेंगे, भंसाली के फिल्म को देखेंगे, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कब की फिल्म है। ये पता है सबको कि वो शरद चंद्र के इस पर बेस्ड है। तो और उसके बाद सीधे माँ जब उससे पूछती है, पारो की माँ, कि अरे देवा वो तो तुम्हारा इंतजार कर रही है, इतना वो इतना मतलब ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा उत्सुकता, उसकी खुशी आप उसमें दिखाई देती है, उसकी माँ में। और वो फिर बोलता है कि, और ये शाहरुख खान उतना ही एरोगेंट पर्सनालिटी है, वो कुछ पूछना चाहती है, वो बोलता है सीधे, ओके ओके सर, ओके। नहीं, दरअसल ना ये बात ही, ये विषय ही इतना व्यापक है, और इस पे अगर बातचीत की जाए तो मैं इसको ना 3 खांचों में या 4 खांचों में बनाकर इस पर हम बात करते हैं। हाँ, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो पहला खांचा ये होगा, नायकत्व। हाँ, आधुनिकता में नायकत्व किस ढंग से रहा, और उत्तर आधुनिकता में नायकत्व किस ढंग से रहा। इसका जो दूसरा खांचा होगा कि स्थानीयता को किस ढंग से देखा गया इसमें, कि स्थानीयता को किस ढंग से इसमें देखा गया, और फिर हम आगे 2-3 तो बस बातों मैं पे इसको और बात कंक्लूड करेंगे। करूं। ठीक, क्योंकि ये हाँ, विषय ही तो इतना बस बड़ा मैं हाँ, तो जी ये जी जी उसके जी बाद हाँ आप सर, देखेंगे कि बहुत एरोगेंटली हीरो आकर के बोलता है उसको, और सीधे चला जाता है ऐश्वर्या से मिलने के लिए। तो ये रीमेक के फिल्मों को आप देखेंगे तो उसमें मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी का जो एक एक तत्व मैं बता रहा हूं कि उदात्तता का सेरेमनी है। दूसरा चीज जिसको ध्यान देने की चीज है फिल्मों में, कि वो क्या होता है कि जेमसन के हिसाब से अगर आप आर्ट को, जेमसन दरअसल आर्ट को, फ्रेडरिक जेमसन आर्ट को स्क्रूटनी करते हैं, और उस स्क्रूटनी में ये बताते हैं कि पोस्ट मॉडर्न आर्ट में क्या होगा, कि आप नॉस्टैल्जिया और नॉस्टैल्जिक होंगे, यानी अतीत के प्रति अगाध प्रेम होते होते आप दरअसल उस टेम्पोरलिटी यानी उस लोकेलिटी को भूल जाएंगे। भूलते हुए आप एक ऐसी मिलावट करते हैं, वर्तमान में एक ऐसे मिलावट में आते हैं, जो कि आप देवदास में देख सकते हैं। कि आप बड़े बड़े फिल्मों को देखें, अमिताभ बच्चन, वो कभी खुशी कभी गम, आज के समय में इतना बड़ा परिवार, वो बोलता है, उतरता है और बोलता है कि बड़ी अच्छी मशीन है, हेलीकॉप्टर को बोलता है 2-4 और खरीद लो ना, इतना। और बड़ा फैमिली है, कई फिल्मों में आप देखेंगे बड़ी फैमिली दिखाई जा रही है, जबकि आज के समय में तो ये परिवार कहाँ है, ऐसा ऐसी लोकेलिटी, ऐसे लोग, ऐसी कहानियां। तो आपको एक ऐसे समय में कंफ्यूज करता है, एक ऐसे जगह पे छोड़ देता है जहां पे आप अपना दिशा ज्ञान और काल ज्ञान भूल जाते हैं।
ये असल में उत्तर आधुनिक सिनेमा में होता है, सिनेमा में होता है। जी सर। बिल्कुल। चूंकि विषय वाकई में बहुत व्यापक है और हमें वो आधुनिकता के साथ उत्तर बिल्कुल। आधुनिकता की बात करनी है, तो हम इसे ना दो तीन खांचे में बांट देते हैं। सबसे पहले पहले नायकत्व की अवधारणा, और मैं जानबूझ के अपना वीडियो और ऑडियो बंद कर लूंगा क्योंकि मेरे फोन में थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है। मैं प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, आप लोग बात कीजिए, फिर मैं बीच में आऊंगा दूसरा प्रश्न पूछने के लिए। सबसे पहले कि नायकत्व को आधुनिकता किस ढंग से देखता है, हिंदी फिल्मों ने उसे कैसे प्रस्तुत किया, और उत्तर आधुनिकता में नायकत्व को किस ढंग से प्रस्तुत किया गया, और कौन कौन सी ऐसी फिल्में रही हैं जिसमें नायकत्व को उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता में परिभाषित करने की कोशिश की गई है। ये एक प्रश्न है। सबसे पहले संदीप सर आप, और उसके बाद फिर जी। सत्यम सर आप। जी सर, संदीप हिरण्य, सर, मैंने पहले ही नायकत्व को कहा था कैसे कि आधुनिकता एक देखता है? बहुत जी कठिन बात है जिसको हम समझना चाह रहे हैं कि आधुनिक और उत्तर आधुनिक, आधुनिक और उत्तर आधुनिक को बिल्कुल अलग करके, जैसे हम सोचे कि उसे हम कई काट करके फिर उस पर बात करें, और फिर उत्तर आधुनिकता एक अलग है, उसे काट करके फिर बात करें। भारत जैसे देश में और खास करके हमारी हिंदी फिल्मों में ये संभव नहीं है, क्योंकि हिंदी सिनेमा वो एक तरह से नहीं आया है। उसके इतने शेड्स है और इतने प्रकार है, इतनी चीजें, और उसका अपना दर्शक वर्ग है, सबका, सभी का अपना अपना एक दर्शक वर्ग है, जिसमें मुख्य रूप से आप देखें कि जहां आपको विचार के लिए जाना है, आपको जबरदस्त विचार विमर्श या इस तरह से किसी बौद्धिक तरह की सिनेमा की तरफ हो जाना है, तो एक लंबा दौर आर्ट फिल्मों का, कला फिल्म जिसे हम लोग पैरेलल सिनेमा और वो सब कहते हैं, उसके अपने विशेषज्ञ है, उनके विद्वान है, उसे देखने वाला भी अपना एक वर्ग है। जबकि उनका भी कहना था कहीं ना कहीं कि वो प्रतिरोध समाज में लाते हैं, प्रतिरोध बना रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे, सबसे बड़ी समस्या आ जाती है फिर भाषा की। प्रतिरोध का सिनेमा और कला के सिनेमा में जो गंभीर विषय आए हैं, जो अत्यंत ही सामान्य व्यक्ति के जीवन के अपने जीवन, जिया हुआ जीवन है, और उसे बताने के लिए है, वो केवल एक बौद्धिक दायरे में फिर सीमित हो जाता है। इसीलिए मैंने देखा कि कई बार जो कला फिल्में हैं या पैरेलल सिनेमाज है, उसको, उसमें समस्या तो हमारी है, लेकिन हमने कभी उस फिल्म को देखा तक नहीं है, या उस फिल्म पर जो लोग बात कर रहे हैं उसे हमारी समस्या महत्वपूर्ण लग रही है, या केवल कला का वो माध्यम उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। ये हमेशा से ही एक हमारे बीच में असंवाद, मैं कहूंगा, ये बिल्कुल भी हमारे बीच में बीच में कम्युनिकेशन गैप उनसे रहा है, उनका हमसे रहा है और हमारा उनसे रहा है। मैं, जो सत्यम भाई ने एक बात कही थी कि वो देश काल और समय जो है वो वहां पर आपको सिनेमा पूरी तरह से वो जो कंफ्यूजन पैदा करता है कि ये समय कौन सा है, वो देश कौन सा है, काल कौन सा है। मर्द एक ऐसी फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन का नायकत्व भी वहां देखते हुए, मर्द फिल्म को जब हम अपने समय में देख रहे थे तो हमको ठीक से नहीं पता था कि ये समय कौन सा है। यानी अंग्रेज भी है, साथ में ब्रिटिशर्स है, और ब्रिटिशर्स के समय में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसी समय की, हमारे समय की उपलब्ध चीजें भी है वहां पर। यह इसलिए, लेकिन पूरी तरह से मनमोहन देसाई कम्युनिकेट कर रहे थे हमें कि अंग्रेज शोषण करता है और अंग्रेज शोषणकर्ता से लड़ा जाना है, और इस शोषणकर्ता के साथ में जो है स्थानीय जो राजा है या उसके अपने जमींदार है, उससे जुड़े हुए, वो एक पूरी चेन है, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन वो फिल्म जो है बिना किसी इसके बिना किसी भी तरह के उस तामझाम के, जो सत्यम भाई कह रहे हैं कि इतना बड़ा यानी शोमैन की तरह किसी चीज को दिखाने की बजाय जो है, वो सीधे बताती थी वो फिल्म कि मूल समस्या ये है और इसका समाधान इस तरह से किया जा सकता है, लड़ करके। तो ये लड़ाई जो थी, लड़ाई जमीन के आदमी को लड़नी थी, और उसका संघर्ष भी जो जमीन का संघर्ष है, विशेषकर मैं उनकी बात करूंगा। जैसे कि हमारे, हम कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, गांव प्रधान देश है हमारा भारत जो है। इस भारत, गांव के भारत और शहर के भारत के बीच में स्लम में बसने वाला एक भारत है। उसकी संख्या भी जो है वो किसी गांव या बड़े शहरों से वो कम की संख्या नहीं है। जैसा कि कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि
जब ब्रिटिशर्स ने पूछा उनसे कि अस्पृश्यों की कितनी, अछूतों की कितनी संख्या होगी आपके यहाँ, तो उन्होंने कहा जितना आपका यूरोप है उतनी ही हमारे यहाँ वो संख्या में है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो स्लम्स है, इन स्लम्स में आए हुए लोग, उनका पलायन जो गांव से हुआ था, न वो शहर में रह पाए न गांव जा पाए, उसके बीच में वो कहीं बस गए। और उसके सामने सिनेमा के जैसा जो माध्यम आता है, तो हम अक्सर उसकी समस्या को लेकर के, तो ठीक है कि कला माध्यम में जो बातें होती है वो बड़ी विशेषज्ञता की बात है। कला सिनेमा को देखना, उसको बनाना, उस पर बात करना, वो बिल्कुल एक अलग दायरा है। लेकिन जो हमारा दर्शक वर्ग है इस स्लम्स में रहने वाला, उसके सामने जो मनोरंजन का माध्यम था वो यही था, यहीं से वो सारी चीजों को ग्रहण कर रहा था। सत्यम भाई से सत्यम भाई, मैं आपसे चाहूंगा एक बार कि आप आधुनिकता के संदर्भ में जो क्योंकि एज ऑफ रीजन के रूप में हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो वहां से आया है, लेकिन भारत जैसे देश में मैं समझता हूँ कि हमें कहाँ तक हम ये कह पाएंगे कि हम आधुनिक हो गए, फिर उत्तर आधुनिक भी होने चले हैं या होने जा रहे हैं इस तरह से। मुझे लगता है कि ये बहुत साधारण तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों ही चीजों में हम वो कर चुके हैं, दोनों को आत्मसात कर चुके हैं। नहीं संदीप, तुमने एक बहुत बढ़िया बात पकड़ी जो कि बहुत सिंपल और बहुत अच्छी चीज है। मशीन मशीन आधुनिकता के प्रतीक के रूप में आप देखेंगे कि चार्ली चैपलिन ने मॉडर्न टाइम्स में बताया, तो कैसे मॉडर्न टाइम्स को कैसे इंडस्ट्री और फिर मशीन, आदमी को मशीन बनाता है, वो मतलब खाना भी एक मशीन खिलाता है। हम इंडियन फिल्मों को आप देखेंगे, नया दौर वो होड़ लेता है, दिलीप कुमार होड़ लेता है किससे? मोटर गाड़ी से। बस आ गई है उस नए गांव में और वो तांगा गाड़ी से वो जीतता है। मनुष्य के श्रम की जीत वो दिखाया जाता है, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो मशीन के बावजूद, मशीन के विरोध के साथ साथ एक नया दौर, वो आधुनिकता हमारे यहाँ सीधे आधुनिक भारत का पुनर्जागरण काल, यूरोप का धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। हम लोग एक अलग तरह से आधुनिक हो रहे थे। तो नया दौर, मदर इंडिया पूरी तरह से आप देखेंगे कि ये गांव की कहानी है। गांव हम लोग ट्रेडिशन के तौर पे, ट्रेडिशनल सोसाइटी के तौर पे, प्रतीक के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन यह आधुनिक है। आप देखेंगे कि अंत में नरगिस अपने बेटे की हत्या करती है जो डाकू बन गया है समाज को बनाने के लिए, और अंत में क्या कर रही है? वो डैम बना रही है, बिग डैम, नेहरूवियन कंसेप्ट का। ये आधुनिक फिल्में थी। इसके बरक्स आप ट्रेडिशन में आप जाकर के देखेंगे तो नदिया के पार एकदम गांव है, प्योर गांव, जो जैसा है वैसा ही है नदिया के पार। सेम कहानी आप देखेंगे उत्तर आधुनिक होती है कि एक ट्रेडिशनल फिल्म के तौर पे वो आता है, और आप वही कहानी मैंने प्यार किया में आप आ जाइए, तो वो मैंने प्यार किया है सूरज। 91 के बाद 98 में फिल्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है। तो फिल्म पहली बार प्रोडक्ट बनता है हिंदुस्तान में, और उसकी रीच बहुत दूर, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। बैंक से आप इंडस्ट्री के तौर पर आप पैसा ले सकते हैं, ब्लैक मनी अंडरवर्ल्ड के कब्जे से छूट सकता है। दूसरा, रिलीजिंग ऑल ओवर वर्ल्ड हो सकता है, उसमें बहुत सरकार का मुंह नहीं जो होना पड़ता है। तो ये 91 के बाद 98 में ये स्टेटस मिलता है फिल्म इंडस्ट्री को। तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिल्मों को देखिए, एक ही कहानी को, नदिया के पार, ट्रेडिशनल, आधुनिक, मैंने प्यार किया, उससे आगे आप जो उसी कहानी का जो ट्रीटमेंट है, हम आपके हैं कौन, और इस तरह उसमें झलकने लगती है। तो यही मैं कह रहा था कि कुछ फिल्में, आप नो स्मोकिंग को कहा आप कई लोग को समझती है। तो मैं एक और छोटा सा, हिरनी की बात पे मैं बाद में आऊंगा,
मैं बिल्कुल एक बौद्रीला इसको समझाते हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी क्या है। तो दरअसल वो रियलिटी का कोडवर्ड हमारे पास इतना आ गया है ना कि हम रियलिटी को फिर से क्रिएट करते हैं और उसको रियल नहीं रहने देते हैं, हाइपर रियल। जैसे वो एक उदाहरण देते हैं, आप जब डिज्नीलैंड में घुसते हैं तो डिज्नीलैंड में आप मिक्की डोनाल्ड से मिलते हैं और सब एनिमेटेड कैरेक्टर से मिलते हैं और खूब मतलब स्वप्न लोक में आ जाते हैं, जो कि सिनेमा जैसा आप कह सकते हैं। और डिज्नीलैंड से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो लास वेगास है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा जुए का वेश्यालय का केंद्र है, और वो इस तरह की दुनिया है रंगों से चकाचौंध से भरी। वो अब आदमी डिज्नीलैंड से निकल के लास वेगास में आ रहा है, तो इसका मतलब उसको लगता है कि मैं स्वप्न लोक से बाहर आ गया हूं और ये यथार्थ है, बट लास वेगास इज नॉट रियल है। तो आप दरअसल उत्तर आधुनिक सिनेमा में एक स्वप्न लोक से निकल करके हाइपर रियल में चले जाते हैं। तो ये एक दोलन है, पेंडुलम होता है पोस्ट मॉडर्निटी में। अब ऐसे कैरेक्टर्स को, जैसा कि हिमकर ने बोला कि पोस्ट मॉडर्न कैरेक्टर को कैसे आप करेंगे। पहली बार आप फिल्म देखिए, कैसे पहले हमारा एंग्री यंग मैन, आप जैकी श्रॉफ को देखिए, धर्मेंद्र को देखिए, बहुत हट्टे कट्टे मैस्कुलिन हीरो हुआ करते थे। लेकिन आप जब देखेंगे नई पीढ़ी 90 के बाद जब आती है और आमिर खान आता है दिल में क्या होता है, बॉक्सिंग रिंग में वो कूद पड़ता है, कमजोर सा पतला दुबला चॉकलेटी बॉय है, और वो बॉक्सिंग के लिए वो ये करता है, भिड़ता है, और वो जीतता कैसे है। पहले का हीरो वो फाइट करके ही हराता, लेकिन ये उत्तर आधुनिक हीरो है, वो उसको नीचे में मार धोखे से बिलो द बेल्ट वॉर करके जीत लेता है। और अब क्या है, वो अब डांस कर सकता है, चुटिया बना सकता है। शाहरुख खान जैसे ये हैं जो बहुत छैले किस्म के हीरो होंगे, वो चालाकियां जानता है, धूर्तता। ये कैरेक्टर में ये है। पहले एक कैरेक्टर होता था वो धर्मेंद्र का, सत्यकाम, एक ईमानदार ये है। तो अभी क्या है कि वो मिक्सचर है। वो हमने बोला ना कि सोललेस, आत्मा विहीन मिक्सचर तैयार करते हैं हम। हीरो और विलन का मिक्सचर तैयार करेंगे, तो इस तरह का कैरेक्टर होगा हीरो में। जैसे वो अपना सलमान खान बनता है ना, वो रिश्वत लेता है आराम से, उसको हम लोग ये करते हैं कि हाँ ये हीरो हुआ, इसने चालाकी। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों को आप देखेंगे तो अब वो महिलाओं का उस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकता है, उसको सिर्फ बेबी डॉल नहीं समझता है, सेक्स डॉल नहीं समझता है। वो अब महिलाओं को नई फिल्म में आप देखेंगे तो वो उसको थोड़ा सा कद्र कर रहा है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निटी में क्या है कि वह एक महाआख्यान की का ध्वस्त भी होना है। बहुत बड़े बड़े जो मेटा बड़े कहानियां हैं, जैसे मैं कह रहा था कि वो डैम बनने, उसको खत्म करना है। उससे क्या होता है, प्रति एंटी नैरेटिव्स भी आते हैं, जो पुरानी पहचान थी एक लोगों का, तो एक प्रति आख्यान जो दबा दी गई एक पहचान थी, उसके प्रति एक कुछ नए पहचान वाले लोग, जो नए अस्मिता वाले लोग, वो उन लोगों की को भी आवाज देता है। कुछ नई भाषा, चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें रीजनल लैंग्वेज को आप कई फिल्मों को, जो मार धाड़ वाली फिल्म अभी डॉन वगैरह अंडरवर्ल्ड की फिल्में आ रही है, उसमें आप देखेंगे कि आप मेरठ की भाषा डाल दीजिए, यूपी और हरियाणा की तरफ की भाषा रीजनल लैंग्वेज को डाल दीजिए, जो कि पहले कभी भोजपुरी हुआ करता था, अब कुछ इस तरह के रीजनल लैंग्वेज वाले को बोल दीजिए, वो विलन हो जाएगा। हाँ, हरियाणवी बुलवा लेंगे, या फिर कुछ इस तरह के मेरठ वाली भाषा बुलवा लेंगे, यूपी पश्चिमी यूपी की भाषा बुलवा लेंगे। तो कुछ रीजनल चीजें भी अपना सर उठाती है, जहां एक तरफ हम लोग फिल्म की शुरुआत करते थे हरि आर के स्टूडियो, हरि ओम, इस तरह से करके, नहीं उसका बैनर से ही ये शुरुआत करते थे। अब क्या हुआ है, अभी के फिल्मों में कुछ रीजनल लैंग्वेज, रीजनल आइडेंटिटी, कई तरह की चीजें अपना हिस्सेदारी करती है। पहले रावण ही हीरो होता,
रावण ही खलनायक होगा, नहीं रामायण जैसा एक परिवार बना देंगे। एक हम आपके हैं कौन के बाद है ना कि उसमें रामायण जैसा, लेकिन प्रत्याख्यान आ रहा है, उसके एंटी वाले को भी हीरो बनाया जा रहा है। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म में एक अच्छी बात है। जो बुरी बात है वो ये है कि एक यूटोपिया खत्म हो करके डिस्टोपिया आता है कि भविष्य कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाना है। एक दिन अमेरिकी फिल्मों को आप देखेंगे कि एक दिन सब कुछ खत्म होगा, कोई एलियन आ रहा है, पृथ्वी को नष्ट होना है। ऐसी फिल्में हम लोग भी बना रहे हैं। आप जीरो बना रहे हैं, शाहरुख खान और ये, आप जीरो बन रहा है, आप लोकेट नहीं कर पाएंगे क्या हमारी फिल्में हैं, लेकिन हम यकीन कर रहे हैं कि हमारी फिल्में, वो दरअसल स्टीफन हॉकिंस वाला जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर फिल्म बनी है, शायद उसका ही रीमेक है। तो रीमेक को देखने से काफी पता चलता है कि आप मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी के सैलिएंट फीचर आप पता कर सकते हैं। संदीप। बिल्कुल सत्यम भाई, एक मैं फिर से पीछे जाता हूँ अपनी पूरी बातचीत में, और ये मैं पहले भी अपनी चर्चाओं में कह चुका हूँ कि ये 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये अंतिम वाक्य है बाबा साहब अम्बेडकर का कि ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। 1949 का ये अंतिम बिल्कुल है। उसे अभी कुछ किताब में एक जो नई किताबें आई है उसमें पहले ही इसमें उसको कोट किया गया, टॉमस पेन के पहले। अच्छा। इस भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम अंतर विरोधों के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी 50 के बाद में। तो लगभग ये अंतर विरोधों का युग जो है ये उसी आधुनिकता के साथ में और उन चीजों के साथ में कि हम अपनी, हमारे साथ में अपनी चीजें भी होंगी। क्योंकि इस देश में हम जो चर्चा कर रहे हैं, भारत जैसे देश में धर्म का स्थान जो है, भारत जैसे देश में धर्म का स्थान जो है वो सबसे ऊपर है। यानी आप लाख ये कोशिश कीजिए सिनेमा के जरिए कि हम मजदूर एकता और मजदूरों की लड़ाई, मजदूरों का संघर्ष दिखा करके मजदूरों को हम इकट्ठा कर लेंगे। एक एक स्थिति तक आप करते भी है, कई मजदूर जो है आपके साथ में संगठित भी होते हैं, लेकिन वे मजदूर अंततः आपकी भाषा नहीं समझ सकते। उन मजदूरों को की भाषा जो है, उस मजदूरों की भाषा कहीं ना कहीं अपनी परंपरा में, अपने धर्म से जुड़ी हुई है, अपने पूरी संस्कृति से जुड़ी हुई है। और जो जिसकी बात आप कर रहे हैं कि हम आपके है कौन तक, पूरी बढ़जाता फैमिली ने जो सिनेमा लाया है, सलमान खान स्टैब्लिश हुआ है उससे। एक पूरे सलमान खान किसी भी तरह से अपनी उस तरह की रोमांटिक फिल्मों से स्टैब्लिश नहीं होते हैं। सलमान खान का स्टैब्लिशमेंट इन्हीं महाआख्यानों से, जो कथाएं आई है, कहानियां आई हैं, विशेषकर रामायण और महाभारत की, उन पर जो फिल्में बनी है उसमें वे एक बिल्कुल जो कहेंगे कि सबसे मासूम चेहरे के रूप में वे स्थापित हुए। सलमान खान की एक्सेप्टेंस, उनकी स्वीकार्यता प्रत्येक घर में, भारत के उस तरह के मध्यवर्गीय परिवारों में, वो एक प्रेम और राधे, ये दो ही तरह से रही है। आज आप देखिए कि समस्या मुझे ये लगती है हमेशा पूरे बॉलीवुड के साथ में और पूरे हिंदी फिल्मों के को लेकर के, कि उसके भीतर में एक जो वातावरण है और वो जो एक दायरा बांधते हम चले गए, सुपरस्टार केंद्रित जब चीजें रही, क्योंकि सुपरस्टार के इर्द गिर्द मार्केट आता रहा और हम सुपरस्टार बनाते रहे, क्योंकि सुपरस्टार का ही दोहन होना है सारी चीजों का, उसको ही लेना है और वो ही दोहन करेगा फिर उसके बाद में पूरी इंडस्ट्री को भी वो उसी तरह से। तो आज तो कोरोना ने बिल्कुल चीजें अलग तरीके से बदल दी है। टूरिंग टॉकीज तो लगभग इस देश से खत्म है। अब हमारे पास में वो माध्यम भी नहीं है कि मजदूर कहीं से जो एक उसकी अपनी भीतर में एक उसका फ्रस्ट्रेशन था, वो जा करके गोविंदा या मिथुन में वो उसका वो होता था, देखने के बाद में वो कहीं तो अपने आप को कनेक्ट करता था, उस मनोरंजन से निवृत्त होकर के आता था उस मनोरंजन के बाद में। अब ये हो गया है कि ये दौर ऐसा है कि सारे कंटेंट, चूंकि ऑनलाइन सारी चीजें उपलब्ध है अब, और इसी तरह से होनी भी है आगे चल करके। और इसमें मैं दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें कि एक बहुत बड़ा वर्ग मनोरंजन से कट चुका है।
उसको उसके हाथ में मोबाइल है जरूर, लेकिन जो उसे उस जो एंटरटेनमेंट खरीदना है वो उसके पास नहीं है। उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है उस एंटरटेनमेंट को खरीद पाने की, या अमेजोन का साल भर का वो करके रख ले। एक सामान्य परिवार, स्लम में रहने वाला परिवार, निम्न वर्गीय परिवारों में ये स्थिति नहीं है। जिस आसानी से हम जिस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास 4G का 5G आ जाएगा अभी आगे, और कई इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएंगी, HD चीजें है, ये सब जो है उस वर्ग तक, क्योंकि वो पहले भी मारा हुआ था उस चीज का। आप देखिए कि उसकी फिल्मों को, उसे देखने वालों को तब भी कहा जाता है कि घटिया फिल्में हैं और बी ग्रेड फिल्में हैं, बी ग्रेड का दर्शक है ये, बस इसी तरह से चीजें उसके पल्ले आती रही है। इसीलिए मैं आपसे वो चाह रहा था कि बहुत ज्यादा हम अब जो है सिनेमा, वो जब इंडस्ट्री है, एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री का अपना जो है वो मानसिक दोहन भी वो लोगों का वो अपनी तरीके से कर रहा है, क्योंकि कंटेंट वो अपनी तरह से दिखा रहा है। 90s की फिल्मों में कम से कम ये साहस था, वो आलोचना करती थी, वो फिल्म आलोचना क्या करती थी, कानून को सीधे, वो चैलेंज थी, वो कानून को भी चैलेंज करती थी वहां पर। आप देखिए अंधा कानून, आखिरी रास्ता, उस आप जो भी बहसें होती थी, कोर्ट की बहसें, खास करके उस कोर्ट की बहसें, हमें बहुत बाद में पता चला कि कोर्ट की मुख्य बहस तो कभी ऐसी होती ही नहीं है जो सिनेमा में दिखाई गई है। लेकिन ये आलोचना करने का जो छूट है, या आलोचना करने का अधिकार जो है, वो भारतीय संविधान ही इनको देता था, पूरे बॉलीवुड को दिया है उसने, यानी अभिव्यक्ति मानने वाले लोगों को कि, और उसी तरह से कि सारे धर्मों को लेकर के, सारे धर्म एक किस तरह से एक साथ में है। आप देखेंगे कि दाता फिल्म में गजेंद्र चौहान खुद है पीछे में, ईसाई के रूप में वो है, जो हमारे FTI के निदेशक ये रह चुके हैं। तो वो खुद एक ईसाई की भूमिका में दाता फिल्म में उनके साथ रहे हुए। ये मेरा ये कहना था कि 90 का, यानी वो 80, लगभग 80-85 के बाद में ही वो शुरू होता है, और लंबे समय तक का वो खींच कर ले आता है सिनेमा को, कि लोग फिल्में देखें, फिल्मों से अलग ना हो। लेकिन जैसे ही इस दर्शक से उनका काम निकल जाता है, वो अचानक ही इस दर्शक को भी छोड़ देते हैं, और उसके मनोरंजन का साधन जो था टूरिंग टॉकीज, वो भी खत्म हो ओके जाता है यहाँ आकर ओके के। शायद मेरी आवाज अब आप दोनों को आ जी जी रही होगी। जी ये जी। समय का प्रवाह ही है कि जब उत्तर आधुनिकता सॉरी। और आधुनिकता की बात करते हैं तो नेटवर्क जाना स्वाभाविक है। हालांकि मैं ओवरकम कर रहा हूँ चीजों को, कितने बड़े विषय के साथ ये नेटवर्क का एक इशू था। मुझे नहीं मालूम इस दौरान क्या क्या बातचीत हुई, लेकिन एक मुद्दे को मैं यहाँ पे रखकर, और अगर आप उसे कंटिन्यूटी में ये करें कि स्थानीयता की बात बहुत होती है इधर की फिल्मों में, वो, और उसे आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। तो जो आधुनिकता की फिल्में होती थी उसमें स्थानीयता को बहुत ही, जी, ये कहा अच्छा, मैंने ओके अभी। ओके, इस का पे ये बात बात हो चुकी है। हो अच्छा, इस चुकी पे है। बात हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं एक और मुद्दे को लेकर आता हूं कि जब जो तकनीक का मसला है खास तौर पे, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हॉलीवुड की फिल्मों में मैट्रिक्स रीलोडेड, जितने भी उस सीरीज की फिल्में आई, तो कई बार तकनीक के साथ अत्यधिक प्रयोग या बहुत प्रौद्योगिकी के साथ अगर हम करते हैं तो उसको उत्तर आधुनिकता की श्रेणी में डालने की कोशिश की जाती है। क्या ये सही है? और अगर भारतीय फिल्में बहुत ज्यादा तकनीक के साथ आती हैं तो क्या वो आधुनिक और उत्तर आधुनिक के खांचे में बिठाई जा सकती हैं? सबसे पहले तो हाँ, ये जी। मैं जी ही मैं इसको बोलता हूँ, जी क्योंकि अभी इस तरह की बात मैंने बॉद्रिला की बात कही थी कि मैं मैट्रिक्स, तुमने बहुत अच्छा नाम लिया। मैट्रिक्स में एक टाइम्स, जब रिलीज हुई तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिव्यू छापा था, उसमें लिखा था कि मतलब उसको मैं ठीक से उसका हेडिंग हिंदी में बता रहा हूँ, उसके अर्थ ये है कि पूरब पश्चिम के मतलब आधुनिकता तकनीक और पूरब के दर्शन का मिश्रण है। अब मैं अभी कुछ देर पहले जो बोल रहा था कि डिज्नीलैंड से अगर आप निकलते हैं, डिज्नीलैंड आप जाते हैं तो एक स्वप्न नगरी में आप जाते हैं। अब बाहर निकलते हैं तो लॉस एंजलिस में आपको लगता है कि दिस इज द रियलिटी, जबकि वो होता है दुनिया का सबसे चकाचौंध भरी दुनिया, वो भी एक बनाई हुई दुनिया है, जिसमें सबसे बड़े जुए घर आपको मिलेंगे, सबसे बड़ा वेश्यालय, सबसे आधुनिक वेश्यालय मिल सकता है।
तो ये भी एक, आप असल में एक बनावट से निकल के दूसरे रियलिटी, हाइपर, इसी को हाइपर रियलिटी कहते हैं। बाहुबली को आप देखिए, आपको लगेगा कि आप महाभारत काल का कोई चीज देख रहे हैं, उसमें तकनीक है, एनिमेशन और ये वो, ये सारी चीज। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या किया जा रहा है कि आपको रियलिटी से खींच के, दरअसल वास्तविक एक छोटा रियलिटी है, छोटी आर वाला रियलिटी है, और उसको निकाल करके दरअसल मुक्ति देने की बात, जब आप वास्तविक संसार में जब आत्मा को पहचान लेने वाला वो खींच लेते हैं ना, जो जो सुपर ह्यूमंस है, तो सुपर ह्यूमंस आपको वास्तविकता में लाता है, बिगर रियलिटी में। और ये जो दुनिया है जगत मिथ्या वाली, तो ये फिलोसफी, तो पोस्ट मॉडर्निटी दरअसल यही करता है, आपको एक ऐसे इच्छा में लेके जाता है, एक ऐसी इच्छा में आपको डुबो देता है कि वो कभी ना पूर्ण होने वाली। तो उसको एक लाइन में कहें पोस्ट मॉडर्न सिनेमा को, प्रेजेंटेशन ऑफ अनप्रेजेंटेबल। हाँ, जिसको कि आप कल्पना नहीं कर सकते, एक ऐसा संयोग, एक ऐसी मिलावट। तो ये चीज जो तुमने ठीक सर। मैट्रिक्स का उदाहरण दिया वो जी उससे। जी। इसी से एक प्रश्न संदीप सर आपके लिए, कि जैसा इन्होंने कहा कि हम एक छोटी सी रियलिटी को तकनीक के जरिए, लेकिन जब आधुनिकता की शुरुआत भी होती है तो इसी तकनीक से होती है। मुझे सिग्मा सीरियल याद आता है। और उसी दौर में जब और भी सीरियल्स आ रहे थे 90s के दौर में, तो आधुनिकता को एकदम पकड़ के रखता है। मुझे सिग्मा तो इसलिए भी याद है कि एक वायरस है जो किसी के गाल में लिपट जाता था और उससे छुटकारा पाने के लिए एलियन जैसी कोई चीज है। तो आप मिलियंस तो आप तकनीक को कैसे आधुनिकता के साथ जोड़कर देखते हैं? उन्होंने उत्तर आधुनिकता के बाद बहुत सही ढंग से कही कि मैट्रिक्स जो फिल्म आई और उसके बाद जो बाहुबली का उन्होंने जो जिक्र किया, कि एक है कि हमारे जो रियलिटी है उसको एक तरह से निकाल कर उसे किसी और लोक में पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उससे हमें निकाला जाता है। तो आधुनिकता में तकनीक क्या काम करता है? क्या वो तार्किकता को प्रश्नांकित करता है या फिर क्या करता है वो? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आधुनिकता में तकनीक क्या काम करती है, फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से। जी जी। देखिए, मैं पूरे अपने भारतीय संदर्भ में ही इस पर विचार करूंगा या बताना चाहूंगा कि आधुनिकता तो एक विज्ञान की, हमें पूरी परिघटना को आधुनिकता मानते हैं, और कार्य कारण को महत्वपूर्ण इसमें मानते हैं। कारण, कॉजल, क्योंकि कारण है तो कुछ चीजें है। लेकिन भारतीय संदर्भ में ये समस्या इस तरह की नहीं है। हम जो जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं, जिस आधुनिकता की बात कर रहे हैं, उधर से आया हुआ या उसको लेकर के, हम जैसे सत्यम भाई, ऐसे मैं हमेशा मेरी बात होती है कि हम सर्टिफिकेट लेने उसके पास क्यों जाए, विज्ञान के पास, जो एक बिल्कुल आधुनिक परिघटना है जिसको आधुनिक भी कहा जा रहा है, और उसका जो रैशनल है उसको लेकर, क्योंकि आपके यहाँ पर आपके दर्शन ये पहले कह चुके हैं। बुद्ध का दर्शन कहीं से भी ये नहीं कहता था कि उनके दर्शन का मूल आधार ही कार्य कारण भाव है, कि कार्य कारण है, यानी उसके पीछे में तो आपके यहाँ परंपराएं है, उन परंपराओं में चीजें है, इसलिए आप बहुत इस चीज से वो नहीं होते हैं। यानी आप यहाँ पर जिन तर्कों को भी ला रहे हैं, तार्किक तरीके से भी टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है एंटरटेनमेंट में लाना उसको। सिग्मा को देख करके मुझे नहीं पता कि हमारी कितनी वैज्ञानिक समझ विकसित हो गई उसके बाद में, या किसी भी उस तरह की फिल्म को देखने के बाद में, वो अंततः जो है इसमें एक बड़ी समस्या नहीं है, मैं कहूंगा कि वो हमारा मन है, भारतीय मन है एक तरह का, कि तमाम विज्ञान, तमाम टेक्नोलॉजी की कोई फिल्म आप बनाइए, उसमें एक अंश छूटा हुआ था कि कुछ बात है जिस पर विश्वास करना चाहिए, अब बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है तब। यानी पूरे तर्क के बावजूद, पूरे विज्ञान के बावजूद, आप एक आम भारतीय ये जरूर सोचता है कि यहाँ 1% के चमत्कार के लिए कुछ गुंजाइश रहनी चाहिए। पूरे 90s के बॉलीवुड में आप देखिए कि ऑपरेशन थिएटर में पता है वो कई गोलियां लग चुकी है, लेकिन अगर उसको बचाना है तो मंदिर की घंटियां बजना, देवी माँ का आशीर्वाद, खास करके दुर्गा देवी, दुर्गा माता का आशीर्वाद, और बॉलीवुड का एक ही मंदिर है उसमें, आप
ने हमेशा देखा होगा, गोरेगांव वाला जो है वो हमेशा दिखता था, उससे होप बन जाती थी। तो तमाम टेक्नोलॉजी की फिल्में देखने के बाद भी, और अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ भी टेक्निक बनाइए, एक जगह बचती है कि उसको वहां पर, मैं थोड़ा सा हिंदी फिल्मों से, कि जो डब होकर के हमारे यहाँ पर जो है, नायक उस तरह का होना चाहिए, नायक की स्वीकार्यता समाज में उस तरह से होनी चाहिए। रजनीकांत हमारे यहाँ ऐसे नायक है जिनकी स्वीकार्यता है एक सुपर ह्यूमन होने की उनके भीतर में, इसीलिए रोबोट सक्सेस है। आप रोबोट लेके किसी और को भी बना सकते थे, बना के देख लीजिए कि आपका कितना यानी कितनी आपकी फिल्म चलती है। वो संभव ही नहीं है। हमने चीजों को नायकों के, और नायक जिस तरह से हमारे सामने है, जो स्थापित नायक है, उनको लेकर के ही हम उन चीजों को सोच सकते हैं। ये एक बड़ा, इसीलिए टेक्नोलॉजी को लेकर के भी। ये आपकी जी बात जी, हाँ, लोग जी समझे जी होंगे। अब मैं एक और प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ, शायद हो सकता है आप लोगों ने इस दौरान इस पे भी बात नहीं की हो, यौनिकता को लेकर, कि यौनिकता में हिंदी फिल्मों की यौनिकता, हिंदी फिल्मों में जिसे ग्लैमर कह सकते हैं, या फिर उस यौनिकता को आधुनिकता ने, यानी आधुनिक संदर्भों के साथ लेकर कैसे परिभाषित किया। जैसे हम देखते हैं 60-70s के दौर में कि सिंबलिज्म के साथ वो प्रेम मोहब्बत की चीज़ों को दिखा देते थे, और आज के समय में बहुत आरोप भी लगता है कि बहुत खुला है, बहुत ये है, बहुत ज़्यादा उसमें गाली गलौज का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दरअसल इस ये जो खास तौर पे उत्तर आधुनिकता की शुरुआत के साथ विमर्शों की भी शुरुआत होती है, बहुत सारे विमर्शों की भी शुरुआत होती है इसमें, कि यौनिकता को और स्त्री स्वतंत्रता को, दोनों को लेकर आधुनिकता, यानी फिल्मों में आधुनिक आधुनिक संदर्भ के साथ कैसे दर्शाया गया यौनिकता और स्त्री सशक्तिकरण को, और उत्तर आधुनिक संदर्भ कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। तो जो भी इसकी शुरुआत करना चाहें जिस भी तरीके से इस प्रश्न का। सत्यम भाई। जी। मैं ये कहूंगा कि पहले तो संदीप जो बात कर रहा था उसमें मैं थोड़ा सा और कुछ ऐड करूंगा कि तुमने भी शायद हिमकर ने पूछा भी ये कि तकनीक वाली बात, तो कहानी तो एक जैसी हो सकती है। मतलब मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा कि रीमेक आप देखिए एक ही कहानी होगी, हाँ, पर उसकी संरचना अलग होगी। उत्तर आधुनिक की संरचना अलग होगी। एक तो सेंट्रलाइजेशन खत्म होता है और डिसेंट्रलाइज होकर के वो दिखाया जा सकता है, और बहुत हीरोइज्म भी कम होगा। और मैं कह रहा हूं कि कई दूसरी पहचान, कई दूसरे अस्मिता का भी अपनी, उसकी भी आवाज उठती हुई दिखाई देती है। वो एक तरफा नहीं होता है कि वो सिर्फ एक वही है जमींदार साहब, और एक ढांचे में नहीं है, एक विलेन है जो कन्हैया लाल होगा और इस तरह से। ये एक ढांचा है, फॉर्मूला फिल्म, ये आधुनिक फिल्मों ने किया है ना। तो उत्तर आधुनिकता में ये ढांचा गैंग्स ऑफ वासेपुर और शोले का अंतर आप देख लीजिए। आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन मतलब ज्यादा विलन है। हाँ, वो डेफिनिट है कि कौन, आप नहीं पहचान पाएंगे। तो वो राइजोमिक घास की जड़ों जैसा है, वो पीपल का जड़ नहीं है कि आप उसको मेन रूट आप पकड़ लेंगे। वो राइजोमिक स्ट्रक्चर है। वैसे ही भाषा का आजकल फिल्मों में छोड़ दिया जा रहा है। ओरिजिनल बुंदेली में बोल रहे हैं, विलन तो बुंदेली बोल रहा है, उधर है सब, वो छोड़ दिया। पहले आपको एक स्ट्रीमलाइन में करके दिखाया जाता था। तो आधुनिक स्ट्रक्चर फिल्म, फार्मूला फिल्म दिखाया। अभी जो पोस्ट मॉडर्न, इसमें बहुत ही डिसेंट्रलाइजेशन है, कैरेक्टर विभिन्न होंगे और उसको बहुत कुछ नहीं प्रयास करते हैं कि इसको एक रूपता दिया जाए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, विक्षेत्रीकरण है। रही बात सेक्सुअलिटी की, सेक्सुअलिटी में भी संरचना को तोड़ा गया है। आप देखेंगे कि सेक्स जो रिलेशन है मेल एंड फीमेल का हिंदी सिनेमा में, उसकी संरचना में बदलाव आया है। हीरो और हीरोइन की पहले की फिल्म में बिल्कुल ये गाना नहीं डाला जा सकता था कि अनारकली डिस्को चली, नहीं। और आप मतलब ये, मतलब आज से 40 साल 30 साल पहले आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया है और इसका जश्न मना रहे हैं हम। हाँ, और बड़ी खुशी की बात है, पुराने समय में तो देवदास फिल्म बनी
जिसको कि वो ट्रॉमा है और इतना गहरा ट्रॉमा है कि वो जीवन भर इस अपराध बोध से उबर नहीं पाता है। हाँ, तो ये सेक्सुअल रिलेशनशिप आप देवदास की ही फिल्मों से मैं बताता हूँ कि पुरानी फिल्में कैसे ट्रीट करती थी कि बचपन की कहानी से शुरू होती है और जब एक छोटी सी बच्ची 8 10 12 साल की बच्ची जा रही है और देवा चला गया है कलकत्ता पढ़ने के लिए तो तालाब से पानी भरती है और फिर वो तालाब में घड़े को आगे पीछे करती है तो पानी के तरफ कैमरा जाता है और दूसरी तरफ एक कमल का फूल तैरता हुआ नजदीक आता है और फिर कैमरा जब वापस लौटता है तो वो सुचित्रा सेन है। तो ये आधुनिक विमल रॉय का रिप्रेजेंटेशन था। तो ये बड़े होने आप जानते हैं लैंग्वेज ऑफ सिनेमा में कि जब पहले दिखाते थे हम तो दो फूल के मिलने को हम चुंबन का दृश्य समझते थे, अब हम बहुत हाइपर रियल दिखा रहे हैं। आप रियलिटी से अब आप हाइपर रियलिटी में दिखाएंगे, वो आप कुछ वेब सीरीज को देखिए, उसमें जो सेक्सुअलिटी है, जो वास्तविक सेक्सुअलिटी होती है हेट्रोजेनस सेक्सुअलिटी में आप देखिए कि 2.5 इष्ट किया, हम सिर्फ ये मेल फीमेल के सेक्सुअलिटी के बंधन को तोड़ रहे हैं। 1.5 इश्किया में लेस्बियन रिलेशनशिप को दिखाया गया है, गे रिलेशन को 10 कहानी के अनुराग कश्यप ने एक फिल्मों में दिखाया है। तो इस तरह के सेक्सुअलिटी के विविध रूप आ रहे हैं। इवन की महिलाएं पहले गाना गा रही है, एक हमारी फीमेल सिंगर है, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार, ये हीरोइन थी हमारी आधुनिक। और अब क्या है, मैं तो सैया जी से ब्रेकअप कर लिया, ये है। अब ये अस्मितावादी बात है, तो वो खुल करके आया है। मैंने कहा ना जेम्स बॉन्ड तक को सुधरना पड़ा है यार। तो कुछ चीजें अच्छी भी हुई है, कुछ अस्मिताएं उभरी जी है जी सर, जी सर। हाँ। मुझे लगता है कि संदीप सर का भी जवाब आपने उसी हिसाब से दे ही दिया है। इसमें आप सर कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी। नहीं, मेरा एडल्ट्री को लेकर के खास करके जब यौनिकता की बात आई है तो मुझे दिक्कत यानी समस्या, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि सिनेमा को समझने, उसको विश्लेषण करने वालों, विशेषज्ञों का अपना एक पूरा एक समूह है, बड़े लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से सिनेमा को समझते हैं, लिखते हैं और वो सारी चीजें करते हैं उस पर। लेकिन एडल्ट्री को लेकर के दरअसल हुआ क्या ना कि हमने दरअसल एक सामान्य सी बात मैं कहना चाहूंगा कि नेता आपका कम्युनिस्ट है, आपकी जनता कम्युनिस्ट नहीं है। ठीक उसी तरह से हुआ है कि जब हम किसी चीज को दिखाने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो उस जनता को ही हम वो चीज कन्वे नहीं कर पा रहे, संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। क्लाउड्स डोअर जो मणिकौल की फिल्म है, आप वो टूरिंग टॉकीज में किसी समय पर या वीडियो में हमारे यहाँ पे एक एडल्ट फिल्म के रूप में लगी थी, ए लिखा था, तो एडल्ट फिल्म के रूप में मैं भी अब कह रहा हूँ, तब भी मेरे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के। ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की चूक है पूरी जनरेशन की हम लोगों की, कि हमको, और अचानक से अब हमारे हाथ में सब आ गया है, यानी बिना ट्रेनिंग के और बिना किसी पूर्व तैयारी के जो आपको मिलना चाहिए था, जो कंटेंट्स आने चाहिए थे, आज हमारे घर में हर चीज में अमेजोन या वो हॉटस्टार और क्या कहते हैं दूसरा नेटफ्लिक्स, ये वो सारी चीजें है, 18+ सीरीजेस है, सारी चीज है घर में। तो बच्चे, ये लॉकडाउन में तो सारे लोग घर ही में है। हो सकता है कि लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग थोड़ा मान के चलते कि नहीं बच्चे नहीं देख रहे या वो सब नहीं कर रहे। अब तो ये है कि आप भी, अब आपने भी कहना बंद कर दिया, अगर आप सीरीज देख रहे हैं तो आप कितनी जगह बंद करेंगे सीरीज को। यानी पोस्टर में जो एक ए लिखा होता था उससे हमारा एक दिमाग बना दिया कि उस फिल्म को जब मैंने बाद में देखा अपने विश्वविद्यालय में आने के बाद और पढ़ाई के दौरान में, मैंने कहा तो सबसे क्लासिक मूवी, जिसको क्लासिकल सिनेमास कहा जाता है, एक ना अद्भुत तरीके की चीज है। लेकिन उनकी हीरोइन जो है वो 90s की फिल्मों में भी रही, जिसको आप घटिया कह रहे हैं और उस तरह से वो कह कर रहे हैं। तो दरअसल यही बात है कि हमने उन स्त्रियों को भी, यानी उन नायिकाओं को भी जो इस दौर में, जो 90s के दौर में आई और जिनको फूहड़ कहा गया, वो सारी चीजें उन पर वो कर की गई, लेकिन वो समय था ऐसा, और उतने समय में उनको बोल्ड होकर के आना ही था।
करिश्मा कपूर की बहुत आलोचना हुई थी उस गीत पर, आप लोगों को पता होगा। लेकिन करिश्मा कपूर ने वो ट्रेंड वहां ब्रेक किया था, तोड़ा था उन सब चीजों को करने के लिए। सीरीज ने तो, जो सत्यम भाई बता रहे हैं कि इसमें इसमें तो कोई बात ही नहीं है अब आपके सामने, और हर कंटेंट के लिए अब आपके पास ऐप है। आपको अगर केवल एडल्ट्री का उसी तरह के जाना है तो उन्होंने भी, लेकिन उसने एक खराब काम किया कि उसने उन चीजों को फिर मैं कहूंगा कि उसने उन चीजों को एक तरह से यानी अच्छी दिशा में वो नहीं जा रही है एक तरह से कुछ। हाँ, यानी जो होना चाहिए था कि मूल। हाँ जी, जी, आपकी बात दर्शक समझ रहे होंगे। जी अब मैं सिर्फ 2 मुद्दों पे बात करूँगा क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया है। गाने को लेकर और डायलॉग को लेकर कि 60s और 70s की फिल्मों में जब गाने होते थे, डायलॉग होते थे, तो उसमें ये कहा जाता था कि माँ मेरी नौकरी लग गई, और माँ मशीन चला रही है, सिलाई मशीन चला रही है, और वो रुक जाती थी और आरती की थाली लेकर आती थी और ये सारे काम करते थे। घड़ी देना एक मूल्य होता था, जो धीरे 90s के बाद तो बिल्कुल ही बदल गया। अब तो इस तरह के दृश्य बनते भी नहीं है। इसमें एक और पते की बात मैं ये भी कहूंगा, ये एक जगह पे कहीं पे सौरभ शुक्ला ने भी जिक्र किया था कि फिल्मों ने कभी भी आधुनिक फिल्मों ने खाने का जिक्र नहीं किया। जो लोगों के व्यवहार होते हैं ना, उसको उन्होंने कभी भी नहीं रखा। आप हिंदी फिल्मों में आप नहीं देखेंगे 60s और 70s के दौर में कि खाते हुए या रोजमर्रा के काम करते हुए अभिनय किया जा सकता है। तो यहीं से मेरा सवाल ये जुड़ता है कि आपको क्या लगता है कि आधुनिकता के खांचे में जो संवाद अदायगी थी, और जो आज के समय में अगर उत्तर आधुनिकता के खांचे में जो संवाद अदायगी है, उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, और उसको आप किस ढंग से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हाँ, यहाँ पे ये संवाद जो है ये आधुनिकता के पैमाने पे फिट बैठता है, और यहाँ से ये जो संवाद है ये उत्तर आधुनिकता के थोड़े अंश को भी लिए हुए, थोड़े एसेंस को भी लिए हुए है। जी। हाँ, ये तो पहले संदीप आपकी पहले आधुनिकता इसमें की इसको। डायलॉग के साथ, क्योंकि आधुनिकता डायलॉग के साथ ही आई नहीं, है संदीप हालांकि जी, नए 60s आदमी की से। जी। नहीं, लेकिन 60s 70s के जो है डायलॉग्स और उस तरह के मुझे बहुत याद उस तरह से मेरा ध्यान उस पर नहीं है। मैं लेकिन एक बात जोड़ूंगा उसमें। ओमपुरी की जो फिल्म, जो ठीक अमिताभ बच्चन की तरह, जो जिसमें वो पुलिस बनकर आया, एंग्री यंग मैन, अर्ध सत्य, हाँ, अर्ध सत्य में। नयन निहलानी की। जी। हाँ, उसमें वो कहते हैं कि वो एक पॉकेट मार जब पकड़ा जाता है और उसको पीटते हैं, तो उनके मुंह से जब एक बात मैंने सुनी कि उन्होंने वो कहते हैं कि दूसरों का हक मारते हो सालो। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि पॉकेट मार किसका हक मारेगा और क्या कर रहा होगा। ये एक मेरी समझ, क्योंकि देखिए, इसलिए सिनेमा की क्रिटिक्स जो आई है इस तरह से, एंटी रिजर्वेशन एक पूरा थॉट रहा, और एंटी रिजर्वेशन जो थॉट है उसने कभी भी उसको जब बात आई है तो उन्होंने इस तरह से दिखाया है जब उसे मौका मिला। यानी उस जनरेशन में भी, उस पीढ़ी में भी, उस पीढ़ी का जो 70s में जो संघर्षरत युवा है, वो आप देखिए कि सारे युवा जो जो नायक के रूप में आते रहे, उसमें से कोई भी नाम से अपने कोई जो दलित नायक नहीं था, आदिवासी नायक नहीं था, या पिछड़ा नहीं रहा। वो हमेशा, आप देखिए, कोई यानी कोई भी जो सवर्ण युवा है और उसके संघर्ष की ही कहानी उसके इर्द गिर्द में ये बुनी गई है। लेकिन तब भी दो ऐसे नायक थे जो इस रूप में आने के बाद भी, गोविंदा और मिथुन, इनके साथ में दलित जो निम्न वर्ग है या बस्तियों में रहने वाला है वो अटैच होता था, वो कनेक्ट करता था इन दोनों के साथ में। इतर लोगों के साथ भी वो थी बातें, लेकिन ज्यादातर इनसे जुड़ता था, क्योंकि इसकी उपस्थिति, इसको लगता था देखने वाले जो दर्शक है, स्लम्स के दलित और आदिवासी जो है वो उस तरह के कुछ प्रमाण में जो पहुंचे थे आदिवासी भी सर्विसेज में, तो वो यहाँ थे स्लम्स में रहने वाले, उनकी अपनी कहानी नहीं थी वहां पर। यानी उनको लग रहा संघर्ष तो हमारे ही सब कुछ है, लेकिन नायक कौन है ये। फिर भी उन्होंने वो सवाल कभी नहीं किया कि वहां पर दलित उपस्थिति क्यों नहीं है और क्यों, क्योंकि नायक तो नायक है फिर वो, और संघर्षरत है तो वो उसी तरह से संघर्षरत है। बावजूद इसके मैंने जब भी इनको देखा, तो ये जो छोटे छोटे अब जो पूरी सूक्ष्म समीक्षा आनी शुरू हुई है सिनेमा की, जिसे दलित दृष्टि से करने की या आदिवासी विमर्श के जरिए देखने की,
तो ये एक बहुत ही नया स्वरूप लेकर के सामने आ रही है। यानी आप देखिए कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के इन दोनों के बीच में वो इस बात की भी खोज कर रही है कहीं ना कहीं कि वाकई में बड़ा दर्शक वर्ग देखने वाला हमारा है, नायक उपस्थित कौन है वहां पर। और जो कुछ भी चीजें बाय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो आई है, संवैधानिक अधिकारों के रूप में, वे संवैधानिक अधिकार इसे इतने वर्षों में मिले भी क्यों नहीं है, और सिनेमा फिर उसको किस तरह से वो डील कर रहा था। तो ये मैं समझता हूँ कि वो जो वर्ग है जो देखने वाला है उसने, लेकिन जहां पर भी शोषण की बातें हैं उन बातों में उन डायलॉग्स को और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो सिनेमा को अपने सामान्य दैनिक जीवन में देख रहा था। सामान्य स्वरूप में वो उसे उसे डागा सेट से लड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्लम का जो युवा है उसकी अपनी एक तरह की समस्या है। लेकिन महेश देशमुख जो है तेजाब में जा करके, महेश देशमुख का सर्कल कौन सा बनता है, वो अंततः किसके साथ में रहता है, वो उसका जो पूरा मित्रों का एक पूरा घेरा है वो किससे बना हुआ है। वो तो हालांकि एक बढ़िया मिडिल क्लास का लड़का था और गया वहां मुंबई में नासिक से, लेकिन जब भी इस तरह की कोई परिघटना होती है, शोषण की बात होती है, तो अपने आप ही सारे शोषित जो है वो एक साथ में उठ खड़े होते हैं और उनकी मैत्री भी होती है साथ में। मैं इसको महत्वपूर्ण मानता हूँ सिनेमा के इस दृष्टिकोण को। सत्यम भाई से मैं चाहूंगा कि अगर, हालांकि मैंने ये अपनी बात कही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं। आपने एकदम आप ठीक कहा और इस पे सोचा जाना चाहिए। हाँ जी सत्यम सर। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत नए तरह से, ये जो मैं भी कह रहा था इस बात को ना, वो बात पूरी हुई और ये मतलब प्रमाणित होती है कि कुछ न्यू वॉइसेस आते हैं। तो मैं एक चीज और मतलब अपेक्षित था, जो संदीप पॉपुलर सिनेमा वाला है, तो मैं वो जोड़ लेता हूँ कि मैं, तुम संवाद के परिवर्तन की बात कर रहे थे, हाँ तो हाँ, मैं ये डायलॉग। कह रहा हूँ कि एक कालिया फिल्म, उसका एक डायलॉग मैं बताता हूँ कि जब कल्लू को जेल होती है, तो आकर के उसका दोस्त बोलता है जज ने बड़ी सजा सुनाई। तो उधर से कल्लू बोलता है, और साहनी सेठ भी वहां पे उपस्थित है जब जेल जा रहा है अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन वो बोलता है कि साहनी सेठ, अगर हिम्मत है तो बता दो दुनिया से कि आज तुमने क्या खोया है और क्या मैंने पाया है। और फिर जब वो जेल में जाता है तो प्राण से उसकी पूरी पुरानी दुश्मनी थी पहले से। तो वो प्राण अपने जोरदार आवाज में बोलता है कि पहना दो सर से पांव तक इसको जंजीरें, ताकि ये सर ना उठा सके। तो फिर वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग भी उस तरह का है कि बिछा दो जमीन से आसमान तक की दीवारें, कालिया हर दीवार तोड़ करके दिखा देगा जेलर साहब। इस टाइप के डायलॉग नहीं, आज साथ में आप ये भी तो होता था, एक्सपेक्ट, कालिया कालिया कालिया, कालिया ये भी कालिया आता उसके कालिया, था बैकग्राउंड में तो चलता डायलॉग था। का ये ये प्रतीक। जी आज जी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई हीरो, अगर शाहरुख खान इस तरह के डायलॉग बोलेंगे तो लोग हंसेंगे। तो कुछ रियलिस्टिक टाइप की चीजें तो आपको दिखाई देती है, लेकिन उस मैं एक और चीज, मैं चूंकि एक फिल्म को पकड़ करके कह रहा था कि उसी तरह से मैं अंतर समझा दूं एक और उदाहरण से कि जब दिलीप कुमार आते हैं वो उससे मिलने, देवदास वाले में, तो सुचित्रा सेन से मिलने के लिए आते हैं, बहुत एकदम भावुक एक ये है कि जब वो छोड़ करके कलकत्ता वापस आ जाता है और उसको बोध होता है कि मैंने पारो को छोड़ दिया है, और ये अपराध बोध है कि एक प्रेमिका को मैंने अकेले छोड़ दिया जो मुझसे प्रेम करती है, पता नहीं मेरा प्रेम है कि नहीं। वापस लौटता है और फिर उसी वो नहर के पास वो उससे मिलता है, और वहां पे वो सीन है कि वो बोलती है कि तुम्हारा इतना कुछ है तो मेरा कुछ नहीं है क्या, मेरे बाप मान ही जाएंगे, तैयार ही बैठे हैं। तो बोलता है, बहुत शांत सा एक सवाल है, इतना अहंकार, सुचित्रा सेन को बोलता है। फिर वो आगे आता है उसके रास्ते के, और वो बोलता है कि चंद्रमा को भी बहुत अहंकार है लेकिन उसके चेहरे पे धब्बा है, और वो अब उसके हाथ की लाठी से उसके सुचित्रा सेन के चेहरे पे दे मारता है और उसके खून बहने लगते हैं। बहुत ही मार्मिक दृश्य है ये। और इस फिल्म को आप जब शाहरुख खान के इसमें वो डायलॉग आप सुनेंगे
तो वो अभी पता नहीं, इसमें अगर मैं पहले से तैयार रहता तो इसको शेयर करता कि वहां पे आप रुंध जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। और इसको कितना एरोगेंटली बोलता है कि वो शट से एक स्टिक मारता है शाहरुख खान, और उसके चेहरे पे वो अपनी एरोगेंसी में आता है, जबकि वहां करुणा है, हीरो की करुणा है। तो ये अंतर है। आखिरी सवाल है और दोनों लोगों के लिए। अच्छा, हम लोग ना प्रश्न नहीं ले पाए, हो सकता है बहुत सारे प्रश्न दर्शकों के आए हों, मैंने एक तो प्रश्न हम ले लिया है, तीनों लोग प्रणीत कुणाल से। जी प्रणीत जी कुणाल ने पूछा था, तो मैंने पहले से ही, तो उसने शायद, मुझे लग रहा है कि उसका जवाब मिल गया है कि कैसे आधुनिक और उत्तर आधुनिक में चेंज है, और पैरेलल सिनेमा ही आज मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये बातचीत हो गई है, हम लोग की जी बातचीत इसी पे जी सेंट्रलाइज सर जी। थी। हम्म। दर हाँ दरअसल डर इसी बात का था कि विषय ये काफी व्यापक है और बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, हाँ, लेकिन हमें समेटना है बिल्कुल। क्योंकि समय की अपनी सीमा है। बहुत ज्यादा लंबा हो जाने के बाद लोग भी उस जी। ढंग से चीजों को, तो अंतिम बात करते हुए, और इस पे दोनों लोग अपने अपने मंतव्य से, कि कैमरा वर्क, क्योंकि सिनेमा दरअसल कैमरा है, कैमरा वर्क के हिसाब से किस ढंग से, कौन सा फ्रेम, कौन सी संरचना में आधुनिकता सबसे ज्यादा झलकती है, और किस फ्रेम में आपको लगता है कि ये जो है ये उत्तर आधुनिकता के सारे विशेषताओं को लिए हुए ये दृश्य का निर्माण हुआ है। जैसे मेरा अक्सर ये मानना है कि जो वो होता है वो कि लॉन्ग शॉट में हमेशा उत्तर आधुनिकता के संरचना को दिखाया जाता है और क्लोजअप में आधुनिकता के उसको दिखाया जाता है। मैं ये हाँ, प्रश्न पूछ कर रख रहा हूं क्योंकि मेरे फोन में बहुत मेजर गड़बड़ी आ रही है, और इस सवाल का जवाब देकर मैं धन्यवाद करते हुए इसको आप दोनों को अभी धन्यवाद कर रहा हूँ। ये आखिरी सवाल है और आप दोनों खुले तौर पर इस पर बहस कर सकते हैं, और मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मेरा फोन इजाजत नहीं दे रहा और नेटवर्क इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सर। ठीक है। मैं इस पर मैं जैसे कि हिरण्य ने कहा कि आप आधुनिक यानी कैमरे को लेकर के, तो मैं अब भी जो है 19 जब भारत आजाद होता है और भारत के आजादी के बाद में बिमल राय एक फिल्म बनाते हैं। वो पाथे ब्रिटिश लाइब्रेरी के पाथेर ऑनलाइन में भी पांचाली। उपलब्ध है। नहीं, पाथेर नहीं, पाथे ब्रिटिश का अपना ये है। ओके ओके। एक आर्काइव है ब्रिटिश लाइब्रेरी का, अपना डिजिटलाइज किया है उन्होंने सारी चीजों को। तो उसमें टीन्स ऑफ इंडिया नाम से एक फिल्म जो है वो है, बल्कि वो डॉक्यूमेंट्री है उस तरह से। लेकिन बिमल रॉय का ने जो कैमरा लाया वहां पर, जो दिखाया है जिस तरह से सारी चीजों को, आधुनिकता उस पूरे संदर्भ में, अगर कैमरे की बात जो हिरण्य ने पूछी है मुझे, मुझे व्यक्तिगत रूप से वह दृश्य बिल्कुल। उस फिल्म के बहुत पसंद है। टीन्स ऑफ इंडिया के हाँ। कनस्तर, एक कनस्तर के बनने की एक पूरी प्रक्रिया और पूरी कहानी जो है, कारखाने से लेकर के लोगों के लाने तक, कनस्तर के बनने तक, एक पूरी परिघटना उसमें बिमल रॉय ने शूट की हुई है। मुझे वो सबसे बेहतरीन काम लगा है। वो ब्लैक एंड व्हाइट यानी कृष्ण धवल में ही वो पूरी फिल्म है, लेकिन वो सबसे हम्म। सुंदर फिल्म मुझे आधुनिकता के नए पूरे नेचर को, पूरे प्रकृति को दिखाने देखने के लिए महत्वपूर्ण फिल्म है वो विद्यार्थियों को देखनी चाहिए उस फिल्म को। नहीं, ये तो तुमने बहुत सही बात या, कही कि विमल रॉय ने तो मतलब कैमरे को सबसे पहले मुझे लगता है समझा, और बिल्कुल हम्म, आधुनिक एंगल को सेट किया। मधुमती की बात हम्म, करें तो उसमें जो सब एंगल था, और जो ये, वो तो उसके लिए तो दुनिया में बड़ा नाम जी, है विमल रॉय का। जी, तो जी, वो तो सच है। और रही बात एक उत्तर आधुनिक एंगल की, तो मुझे लगता है कि जैसे वो सर्जेई आइजेंस्टीन का एक प्रचलन में लाए थे, वो तो खैर आधुनिक है कि मोन्टाज, इंटेलेक्चुअल मोन्टाज, एक एक शॉट, एक दृश्य आता है और दूसरा दृश्य, और ये दोनों मिल करके एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे, वो एक तीसरा अर्थ देगा। इस तरह का। जैसे मैंने आंखों में पानी दिखाया पहले दृश्य में, और दूसरे दृश्य में समुन्दर दिखाया, और इसका हम्म, अर्थ यह होगा कि बेशुमार दुख आंखों में समंदर है, इस तरह का अर्थ दे। तो इस तरह के कैमरा एंगल को जब पोस्ट मॉडर्निटी में आप देखेंगे, तो बहुत सारे गानों में कट 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 हम्म, कट बहुत तेज गति से, मेट्रो फिल्म में बहुत तेज गति से रोशनी भाग रही है, कट टू एमटीवी कट से दिखाते हैं
कि बहुत जल्दी से बहुत सारा चीज दिखा देंगे, पूरा एक शहर का लाइफ स्टाइल दिख जाएगा। तो ये कट एक पोस्ट मॉडर्न कल्चर की तरह, या फिर आपको लोकेलिटी का आभास नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, तो ये है। और फिल्म को इस तरह से जैसे एक महल दिखा रहे हैं, उस महल में अमिताभ बच्चन के बड़े परिवार वाले फिल्मों में, या और शाहरुख खान के कई फिल्मों में, भंसाली के फिल्मों में आपको ले लो। पता नहीं चलेगा ये हिंदुस्तान है, ये कहाँ है। मतलब इस तरह की, तो वो कैमरा एंगल सेट होता है। जैसे सिटीजन कैन इसको दिखाते थे बहुत बड़ा, जैसे आवारा में राज कपूर दिखाते हैं कि ऐसे ट्रोल कर रहा है और एक बड़ी सीढ़ी, एक बड़ा महल। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन के साथ साथ कैमरा का वो घूमना उमना, ये सारा चेंजेस आता है। ये तो मैं इस तरह से एक सवाल बीच में गुड़िया लक्ष्मी ने पूछा है कि आइटम सॉन्ग ने क्या परिवर्तन लाए। मुझे लगता है कि वो हम लोग थोड़ा सा बात कर लिए थे, कि हाँ हीरोइन अब वो उस तरह से आ जा रहे, परदेसी नहीं गा रही है, वो आइटम सॉन्ग के रूप में ही आ रही है। अब वो सीधे हाँ। तौर पे एक सिंगल सॉन्ग नहीं गाती है, या तो फ्लैशबैक में गाना चल रहा होता है महिला, तो वो कोई गाना गीत नहीं है कि देखा नहीं, और एक मुझे ख्वाब, बिल्कुल, नहीं है। मुझे तो लगता हम्म है सत्यम भाई, अब जो है आइटम सॉन्ग भी जो है, अब ये को बहुत लंबे समय तक का अब सिनेमा में फिर अब नहीं चलने वाला। मुझे ये भी वाला, अब एक चरम पर पहुंच गया है और ये खत्म होने के कगार पर ही है लगभग जो है। बिल्कुल दर्शक नहीं बिल्कुल। देखना चाहेगा अब दर्शक के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने हमने कहा है ना, सीरीज आ गई है और सारे ऐप अब सीरीज में, क्योंकि सिनेमा, ये तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के समय में ही समझ में आ गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जो बाद में हम्म, फिर जैसे ही नेटफ्लिक्स और इसके बाद में बिल्कुल हम बिल्कुल। सबको देखने को मिल रहा है। हाँ हाँ। कोरोना और वो बड़ा, पेंडेमिक की वजह से ने तो हाँ, बिल्कुल ही उसको गैंग्स ऑफ एक, वासेपुर एक बड़ा माइलस्टोन है हमारे यहाँ के बहुत सारे परिवर्तनों का। हाँ, यदि आप उसको वो कर लेते, यदि सीरीज ही बना देते उसकी आप, तो वो सीरीज ही थी। अगर आप ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाना है आपको, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर उसकी बिल्कुल शुरुआती दौर में सीरीज का कह सकता हूँ कि वो है, वेब सीरीज का। हम्म, इसीलिए तो सतीश, आइटम सॉन्ग बहुत एक, हाँ, 1 घंटे 22 मिनट हो चुके मिनट हैं, हो तो चुके हैं। जी जी मुझे जी लगता है जी। कि हम लोग सभी लोग का धन्यवाद हम ही लोग कर दें और हाँ बिल्कुल। विदा लें। हाँ हाँ हाँ, हंग से बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, और हमसे जुड़ने वाले लोग हिमकर, जी सब लोगों का धन्यवाद। और मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन लोग जुड़े हैं, तो जी। उन लोगों का भी, अदृश्य लोगों का भी धन्यवाद आहंग संदीप। थिएटर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। आहंग थिएटर ग्रुप और सारे मित्र जो हमसे जुड़े हैं, उन सभी का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।